हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है, एक ऐसा लक्ष्य है जो लाखों विद्यार्थियों के दिलों में होता है, लेकिन इसका जो रास्ता है वो आसान नहीं है। इसमें कई प्रकार की चुनौतियां हैं। यहाँ सामने जो सिलेक्टेड विद्यार्थी बैठे हैं, इन्होंने भी इस रास्ते को फेस किया है और इनकी लाइफ में भी कई प्रकार के चैलेंज थे। इन सभी ने उन समस्याओं से लड़ा और फाइनली ये लोग आज क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। एक समय ऐसा भी आएगा, आप लोग भी यहाँ पर बैठ के कुछ लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसका नाम है टॉपर्स टॉक। सवाल आपके और जवाब एक से अधिक टॉपर्स के। मेरा नाम सोनम कटारे है। मेरा चयन अभी हाल ही में 2021 में जो रिज़ल्ट आया है उसमें हुआ है। इसमें मुझे सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में मिला है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि तैयारी के दौरान बहुत सारे दिन आते हैं, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं। तो आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, साथ ही अपने अच्छे दिन का इंतज़ार करना है। और जिस दिन सिलेक्शन होगा, सारे बुरे दिन को हम भूल जाएंगे और सिर्फ हमें अपनी सक्सेस याद रहेगी। और साथ ही मैं थैंक यू कहना चाहूँगी राम सर, सूर्या सर, राम अकेडमी परिवार को, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। मेरा नाम श्रद्धा पाटकर है और मैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पर जबलपुर में पदस्थ हूँ। इसके साथ ही मेरी 2019 में सिलेक्शन हुआ था और 19 में ही मेरी अभी रिसेंटली सीएमओ में वेटिंग भी क्लियर हुई है। 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट था और आप यहाँ जितने बच्चों को देख रहे हैं, मुझे लगता है सबका पहला या दूसरा अटेम्प्ट ही है जो क्लियर हुआ है। और ये जितने बच्चे हैं सब राम अकेडमी के, मेरे ख्याल से पहला बैच था सर। हाँ, पहला बैच है ऑलमोस्ट। हाँ, जैसा कि सोनम जी ने कहा कि बहुत अच्छे दिन भी आते हैं, बहुत बुरे दिन भी आते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन एक बात बता देना चाहती हूँ, यहाँ हम देख रहे हैं छोटी सी बच्ची है, सर भी बैठे हैं। जिस दिन हमें सफलता मिलती है उस दिन हम सबसे युवा व्यक्ति होते हैं, चाहे हमारी उम्र 30 साल की हो या हमारी उम्र 21 साल की हो। तो हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। जिस दिन सक्सेस होगी उस दिन हमें लगेगा यार हम तो एकदम यंग हो गए हैं। तो मेहनत कीजिए और यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। मेरा नाम अंकिता बर्मन है और MPPSC 2019 में मेरा सिलेक्शन जो है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर हुआ है, लेकिन वर्तमान में मेरी पदस्थापना असिस्टेंट कमिश्नर नगर निगम जबलपुर में ही है। तो मेरी जर्नी यूँ रही है कि मैं कटनी ज़िले के एक छोटे से तो नहीं, एक थोड़ा बड़े से गांव से हूँ और अपनी जो मेरी स्कूलिंग एजुकेशन हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय कटनी से हुई है और बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से कंप्लीट किया है। और उसके बाद 2018 का पास आउट था मेरा। उसके बाद से मैंने 19 जो मेरा एग्ज़ाम था वो मैंने क्लियर किया है। तो मैं बता दूं कि हालांकि मेरी एजुकेशन काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में रही है, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो PSC में आया हो या सिविल सर्विसेज में आया हो, तो कहीं कोई गाइडेंस नहीं था हमारे पास। बट स्टिल जब हमने कोचिंग ज्वाइन की और यहाँ वहाँ से पता किया तो थोड़ा बहुत जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा एक गाइडेंस हम खुद बन जाते हैं, समझ में आने लगती हैं चीज़ें। पहले कुछ भी नहीं पता होता है, ब्लैंक होते हैं, बट बाद में हमें धीरे धीरे करके हम खुद भी गाइड होते जाते हैं, पता चलती जाती है कि अच्छा ये बेस्ट नहीं है, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो धीरे धीरे जो है हमें खुद पता चलता जाता है और हम अंततः ऐसा होता है कि हमें सिलेक्शन लिस्ट में हमारा नाम होता है। मैं राम सर, सूर्या सर और पूरी राम अकेडमी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस मंच पर इनवाइट किया और मैं आप सब लोगों से मिलने के लिए स्पेशली शिवपुरी से आई हूँ। जैसे सर ने बताया, मेरा नाम स्वीटी मंगल है और मैं शिवपुर ज़िले से हूँ। 2019 मेरा पहला प्रयास था जिसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की पोस्ट मिली और पर ऐसा लगता है कि 19 फर्स्ट अटैम्प्ट पे, तो जर्नी शायद 19 से शुरू हुई हो या 18 से शुरू हुई, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मतलब मैंने 12th के बाद ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो मेरी जो जर्नी है वो 2016 से ही शुरू हो गई थी। प्री कभी भी मेरा रुका नहीं और अच्छे नंबर हमेशा प्री में आए, क्योंकि मेंस पढ़ने से कॉन्सेप्ट साथ साथ में ही
क्लियर हो गए थे। तो उसके बाद मैंने एसएससी के एग्ज़ाम भी देना शुरू हुआ और पीएससी का रिज़ल्ट नहीं आ पाया, एसएससी का उससे पहले आ गया और मेरी पोस्टिंग जबलपुर में ही हो गई। तब जाके मैं राम अकेडमी से सर से जुड़ी। मैं आई थी तो उस समय मेरा 19 का इंटरव्यू था, तो मैंने 19 इंटरव्यू की यहाँ से तैयारी की और उसके बाद 2021 में जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है वो सर के वहाँ मैंने ज्वाइन की थी, क्योंकि मेरी पोस्टिंग यहीं जबलपुर में ही थी। स्वीटी का चयन पीएससी अकेले एग्जाम में नहीं हुआ, सी क्रॉस्ड एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, पटवारी का एग्जाम, आईसीएआर, बीच में नेट भी क्वालिफाई कर चुकी है। मैं राम एकेडमी परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया या हमें ये अवसर दिया कि हम लोग जो सोचते हैं या फिर जो अपनी जर्नी जीते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए मंच दिया इतने सारे लोगों के बीच में। तो मेरा नाम धनश्री जैन है, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पद पर MPPSC 2019 में पहले प्रयास में सिलेक्शन हुआ था। उसके अभी प्रेजेंट पोस्टिंग मेरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कटनी में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सिलेबस एक बार अच्छे से ग्रैब कर लेते हो, सिर्फ एक बार आपको प्रीलिम्स ईमानदारी से पढ़ने की ज़रूरत है। ईमानदारी ऐसा कि सेल्फ ईमानदारी। मैंने मतलब अपने जो डेस्क है जहाँ मैं पढ़ती थी, मैंने 2-3 चीज़ें वहाँ पे मेंशन करके रखी थी। सबसे पहली बात तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें खुद की ईमानदारी से पढ़ना है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियाँ बनती हैं जब हमारा पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, जैसे हम बीमार हो गए हैं या कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई है। उसके लिए मैंने कोटेशन लिख के रखा हुआ था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करती थी। यदि मैंने सोच लिया है कि मुझे फीवर हो गया है तो मैं बेड पे डल जाऊंगी, फिर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ यही होता है। बट मैंने सोच लिया ठीक है, नहीं है मुझे फीवर, भले मुझे फीवर है तो भी मैं अंदर से इतना मोटिवेटेड फील करूंगी और पढ़ाई करूंगी। तो सबसे पहले तो खुद पर दया करना बंद करें हम और खुद के साथ ईमानदारी रखें। 2022 का मेरा इंटरव्यू है, उसके बाद भी मैं प्रयासरत रहूंगी और प्रेजेंट पोस्टिंग से मैं ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट डीसी तो डीसी ही है, दैट्स इट। मेरा नाम यश गुप्ता है। मैं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अंतर्गत वर्तमान में सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी के रूप में भोपाल मध्य प्रदेश में पदस्थ हूँ। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 2018 से पहली बार मुख्य परीक्षा लिखी थी, कुछ कारणवश मेरा नहीं हो पाया। मैं MPPSC 2019 में सिलेक्टेड हूँ वर्तमान में। मेरा नाम अंजलि विश्वकर्मा है और मेरा चयन मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 में सहायक संचालक उद्योग विभाग में हुआ है। वर्तमान में मैं नरसिंहपुर में पदस्थ हूँ। मैं जबलपुर ज़िले से ही हूँ। मेरा प्रथम प्रयास था 2019। मैं ये बताना चाहूँगी अपनी जर्नी में कि जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मैंने कुछ किया है। मेरे अंदर यही आग थी कि मुझे कुछ करना है। मेरे घर में शादी की बात करने लगे मम्मी पापा लोग, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। फिर बड़े पापा को भी समझाया तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है 2 साल हैं, या तो MSc कर लो या जॉब की तैयारी कर लो। तो मुझे यही सही अपॉर्चुनिटी लगी जॉब की तैयारी करना। तो सबसे पहले तो जीवन में एक एम होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। और मैं सबसे बड़ी सीख यही देना चाहूँगी कि सिलेक्शन होता है। मेरे से आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही सीधी सादी लड़की और बहुत ही एवरेज लड़की रही हूँ हमेशा। और मतलब मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था कि होगा सिलेक्शन, लेकिन सिलेक्शन होता है। मैं राम अकेडमी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज मुझे इस बड़ी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम शिवम कुमार चक्रवर्ती है। मैं बेसिकली मंडला ज़िले से बिलोंग करता हूँ और इसके पश्चात मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय DU से BSc में ग्रेजुएशन किया है और 2019 मेरा पहला प्रयास था और 2021 राज्य सेवा परीक्षा के द्वारा मेरा चयन कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे हुआ है और AD एजुकेशन में सेकंड वेटिंग है। जब मेरा 2019 और 20 में इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आया था, तो एकमात्र वो मेरे जीवन में व्यक्ति थे, वो राम सर थे, जिन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने कहा कि आप डिजर्विंग हैं। और चूँकि मेरा 21 का कॉल आ गया था इंटरव्यू, तो उसके लिए उन्होंने मोटिवेट किया था। तो सर का विशेष योगदान रहा मेरे सिलेक्शन में। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। हमें MPPSC का जो हमारा जो गोल है, टारगेट है,
वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए कि हमें एमपीपीएससी करना है तो करना है, गोल में क्लियरिटी रहना चाहिए। दूसरी कि हमने एमपीपीएससी क्यों चुना है, जो वाई, अगर हमारे पास ये आंसर है कि हमने एमपीपीएससी क्यों चुना है, उसका आंसर हमारे पास हमेशा होना चाहिए। अगर वाई का आंसर हमारे पास है तो हम बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हमारे पास खुद ब खुद आ जाता है। तीसरी कि एमपीपीएससी की तैयारी कभी कभी बहुत लंबी चली जाती है, तो हमें एमपीपीएससी की तैयारी को लेकर के एक मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी हमारे पास डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि कभी हम प्रीलिम से रुक जाते हैं, मेन से रुक जाते हैं, इंटरव्यू से रुक जाते हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से हमें बचना है। हमेशा आशावादी नज़रिया रखना है कि इस बार नहीं तो अगले बार तो होना ही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लक इज़ अ ग्रेट फैक्टर। सही बात है, बड़ा फैक्टर है लक, काम करता है, बट हमारे हाथ में है क्या लक? हम कुछ बदल सकते हैं क्या? नहीं, तो जो है वो उसको एक्सेप्ट करो। आज नहीं हुआ, चलो लक से नहीं हुआ या कुछ से नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, पर हार्डवर्क इज़ द अल्टीमेट की। कोई क्या बोले, उसका कोई विकल्प नहीं है हार्डवर्क का। हार्डवर्क करना है तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई है नहीं। हम अल्टरनेटिव ढूंढने जाएं तो नहीं मिलेगा हमको, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। इतिहास का जो विषय हैं तीनों, उनको कवर करना भी एक चुनौती है, तो उसको कैसे कवर करें, ये मेरा क्वेश्चन था। जो हिस्ट्री है ना, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो फिक्स है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होने हैं कि वो करंट अफेयर्स जो है उसमें ऐड हो जाए या कुछ हो जाए। तो हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम यदि उसके बैकग्राउंड को समझ लें कि और सीक्वेंस को समझ लें कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो आप उसको बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। हालांकि वो जो हिस्ट्री के साथ जैसा है वैसे ही सभी सब्जेक्ट्स में कि आपको पढ़ के नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो वही हिस्ट्री के साथ भी है। बस ये है कि आप उसका सिक्वेंशियल यदि आपने समझ लिया और बैकग्राउंड अच्छे से समझ लिया तो हिस्ट्री जो है वो पूरी कवर हो सकती है। हिस्ट्री जब अच्छे से समझ में नहीं आती शुरू में, तो प्राचीन भारत सबसे कठिन लगता था मुझे। तो उसके लिए ये करना है कि जो क्लास में जो भी लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छे से सुनना है, जिससे आपका, जैसे अंकिता ने बताया, कि एक माइंड मैप प्रिपेयर हो जाए कि इसके बाद ये घटनाक्रम हो रहा है, और डेट सारी याद होनी चाहिए हिस्ट्री में। जब तक आपको डेट याद नहीं होंगी तो हिस्ट्री को याद करना और उसको समझना और उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तीनों ही बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से अगर जाएंगे तो मुझे लगता है हिस्ट्री में अच्छे स्कोर हो जाएंगे। और हिस्ट्री के लिए ना सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तोड़ लो एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट में सिलेबस रख लो। हड़प्पा से हम स्टार्ट करते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, बस, और उसको अपने दिमाग में बैठा लो कि इस टाइम पे होता क्या है, उसकी सोसाइटी कैसी थी ये देख लिया, टाउन प्लानिंग कैसी थी ये देख लिया, रिलीजियस वे कैसा था ये देख लिया। उसके बाद पहुंच जाओ कहाँ, हड़प्पा के बाद क्या आएगा अपना, वैदिक में पहुंच जाओ। वैदिक के 2 होते हैं, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर कर लोगे, नोट्स अपने आप बन जाएंगे। उसके बाद कहाँ चले जाओ, डायनेस्टीज, महाजनपदास आ गई अपनी, है ना। महाजनपदास में तुम जब पढ़ो तो उस चीज़ को अपने दिमाग में रिवाइव करो। जैसे महाजनपद के टाइम हम इतने देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, राजा महाराजा कैसे थे, कैसी जनपदें थी, ये चीज़ें जब आप दिमाग में सोचेंगे ना, आप पात्र बनाएंगे, तो आपको चीज़ें वैसे ही लिंक हो जाती हैं। उसके बाद आप क्या करो, एक प्लेन पेपर लो, प्लेन पेपर लेके आप क्या लिखो, सन लिखो। 1857 हो गया, है ना, जैसे हमने 1764 लिखा, बक्सर हो गया, है ना, 1757 प्लासी हो गया, नीचे 1857 हो गया, फिर नीचे हमारे एक्ट चालू हो गए। एक पूरा क्या कहते हैं, क्रम बना लो, कहना चाहिए जितने इवेंट्स हुए हैं, और उसको दीवार में चिपका लो जहां आप पढ़ते हैं। उसके बाद बस आप जब भी पढ़े तो आप देखते जाए, अच्छा इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये वाली प्रथा आई थी। तो जब आप ऐसे करके पढ़ेंगे ना, जब आपके पास एक शॉर्ट इवेंट की लिस्ट रहेगी, तो आप अपने आप चीज़ें करने लग जाएंगे। सर, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग कोई सी, जैसे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करें, दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे या बैंक, तो इसमें हम लोग इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट में हम 1 मंथ में कैसे सब चीज़ का रिवीजन करें? क्योंकि हम लोग पढ़ तो सब लिए हैं, लेकिन 1 मंथ में उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है एग्ज़ाम देने में, हम लोग जैसे कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर से रह गए, तो हम उसको कैसे कवर करें? जैसे कि आप बता रहे कि एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी में तो 4 ही चीज़ पढ़नी होती हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग।
तो मुझे लगता है उसमें से 2 की तो रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन लगाया था तब आपने उसको इतना अच्छे से लगा लिया था कि मतलब 10% ही बचती है कि आपको रिवीजन करना पड़े। और उसमें जैसे एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप मॉक ज़रूर देते होंगे डेली, तो वो जो मॉक है, मॉक लगा रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना कि एक टेस्ट पेपर लगाना, तो वो जो टेस्ट पेपर डेली लगाया जा रहा है वो एक्चुअल में आपका रिवीजन ही है। और मैथ्स और रीजनिंग में तो जैसे कि क्या रिवाइज़ करना है, मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज़ करने और रीजनिंग में कुछ ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन की, सिर्फ वो रिवाइज़ करनी है। और अब बचता है इंग्लिश, तो जो वो मॉक उसमें फिर से आ जाएगा कि इंग्लिश में जो मतलब मेरा कभी रिवीजन उतना रहा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि जिस समय पढ़ रही हूँ उस समय उतना अच्छे से पढ़ लूँ कि अगर बाद में समय ना भी मिले तो रिवाइज़ बिना करे ही एग्ज़ाम में बैठ जाती थी बहुत सारे में। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ डाउट है तो आप अगर और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। मैम जैसे मैथ और रीजनिंग में जैसे इतना ज़्यादा रिवीजन नहीं, उसमें अपन जो पहले पढ़े वो, लेकिन जीएस तो इतना सारा है, तो जीएस बस कैसे पढ़े? इसीलिए बस रिवीजन जो करना है वो सिर्फ जीएस में ही करना है। और उसके रिवीजन का अच्छा तरीका है कि रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती कब है, 2 ही, जब आपने याद अच्छे से नहीं किया है। कहते हैं ना मतलब किसी भी कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उतना अच्छे से याद कर लो कि बाद में अगर रिवीजन का वक्त भी ना मिले तो जब क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे तो आपको मल्टीपल चॉइस आना है, थोड़ी ना लिख के आना है, तो 4 में से 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। अब जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी सिर्फ 2 ऑप्शन में, तो अगर आपने उसे भी उसी समय उतना ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब जैसे कोई भी हिस्ट्री की डेट है, अगर उसने पूछ लिया, चलो प्लासी वाली ही डेट पूछ ली, प्लासी के युद्ध की जो डेट है या बक्सर के युद्ध की डेट है, तो यहाँ पे प्लासी के युद्ध की डेट, अगर जैसे एसएससी का क्वेश्चन बता रही हूँ, वो बक्सर की डेट पूछ लेता है, लेकिन पीएससी में तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि बक्सर की डेट भी याद करनी है, क्योंकि आता ही नहीं है। तो उस समय ऐसा है कि जब हमने पढ़ा था तो किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एसएससी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो डेट वगैरह और सारे फैक्ट्स को एक जगह मतलब अपने एक कॉपी, मतलब जो भी लेके डायरी या कॉपी वहाँ पहले से ही सम अप कर लेना है। जैसे जब मॉक लगा रहे तो जीएस के 25 क्वेश्चन आए, आपको 10 क्वेश्चन याद होंगे, उसमें से 15 याद नहीं तो आप 15 नोट कर लो। अगर आप डेली के करें तो पूरे 30 दिन में 30 × 15 450 क्वेश्चन आपने लिख लिए, और 6 महीने अगर लगातार किया तो लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चन आप लिखे, मतलब पॉइंट फॉर्म में लिख चुके होंगे। और जब अगले दिन, जैसे कि आज आपने क्या किया कि 15 क्वेश्चन लिखे थे, जब अगले दिन आप मॉक लगाएंगी उसके बाद जो 15 क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखेंगी तो वो पीछे के 15 रिवाइज हो गए, तीसरे दिन फिर वो वाले 15, और फिर 1 महीने बाद तो आपको जो पिछले 28 दिन में जो लिखा है वो तो याद ही नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके माइंड में पहुंच चुका है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाएंगी तो फिर अगली बार मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि आप 1-2 नंबर से रह जाएं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जिससे मैथ्स और रीजनिंग का रिवीजन है, तो आप हर एक क्वेश्चन का मैथ्स में भी शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो हर क्वेश्चन की एक वैरायटी सॉल्व कर लीजिए। यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज करना है तो आपके पास अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितनी भी वैरायटी आई है, वो उन 4 पेजों में आपकी पूरी सॉल्व होनी चाहिए। एक ही एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं सॉल्व करना है, ताकि आपका रिवीजन जब आप रिवाइज करो तो आपका 10 से 15 मिनट में प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज हो जाए। और रही बात स्पीड की, तो मैडम ने बोला डेली मॉक लगाना है उसके लिए। सेकेंड थिंग, रीजनिंग के लिए भी हम ये कर सकते हैं। और जीएस के लिए मुझे ऐसा लगता है जीएस डेली पढ़ने की ज़रूरत है। जैसा हमने पीएससी में तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, बट मुझे लगता है आप लोग ऐसा लूसेंट वगैरह आइडियली वैसा फॉलो करते होंगे जीएस में। तो आपका हिस्ट्री या फिर जो भी ज्योग्राफी है, इतना डेली पढ़ के एफिशिएंट हो जाना चाहिए कि जैसे आज हम 5 घंटे में या 4 घंटे में पूरी हिस्ट्री जो है लूसेंट की वो रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। तो पीएससी वाले एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं कि 4 से 5 घंटे में हमारी हिस्ट्री रिवाइज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी डेली पढ़ कर जीएस इस लेवल का करना है कि आप देखकर ये मतलब आकलन कर सके कि ये पेज आपका 3 से 4 मिनट में हो जाए। रिवीजन का एकमात्र तरीका यही है कि आपने जितने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन उतना कम समय लेगा। दैट्स इट, थैंक यू। रिवीजन बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो हमारा जो सिलेबस है, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो हमें एक स्ट्रैटेजी रिवीजन के लिए अपनानी होगी। जब हम लोग तैयारी करते हैं, फर्स्ट रीडिंग करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की,
तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमने कितने टाइम लगाया। मान लो हिस्ट्री का ही, जब हम हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो लगभग मान लीजिए आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो लगभग उसमें 3-4 दिन आपने पढ़ा, तो आपको ये उसी टाइम आइडिया आ जाएगा कि हम 3-4 दिन जो चीज़ें पढ़ी हैं हिस्ट्री की, वो उस चीज़ को कितने टाइम में हम पूरा रिवीजन कर पा रहे हैं। वैसा ही जब हमारा प्रीलिम्स हो या मेंस हो तो उस टाइम हमें ये स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हमने जीएस जो 1 है या GS 2 है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हमें पहले से ही ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हम GS 1 कितने टाइम में पूरा का पूरा रिवीजन कर पाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें प्रीलिम से पहले 1 महीने या 15 दिन ये हमें टाइम खुद पे, मतलब स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम पॉलिटी को इतने दिन में रिवीजन कर लेते हैं या हिस्ट्री को इतने दिन में, तो हमें खुद ब खुद पता होना चाहिए कि मैं इतने दिन में GS 1 से लेकर के GS 6 तक रिवीजन कर लूँगा। तो हमें प्रीलिम्स या मेंस से पहले बहुत अच्छे से स्पष्ट पता होना चाहिए कि यार मैं इतने टाइम तो निकालना ही निकालना है। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें जो डेट वगैरह, प्रीलिम्स तो बहुत ज़्यादा डेट भी पूछता है और बाई लक भी बहुत ज़्यादा है, तो एक बार हमें रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से टाइम पहले से ही फिक्स कर लेना है, यार मेरा तो इतने दिन में रिवीजन हो ही जाना है। और जब हम फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो हमें क्लियर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यार मैं इतने दिन में कर पाता हूँ, तो इतने दिन में मैं रिवीजन ज़रूर कर लूँगा। जैसे मेरा था पॉलिटी में 6 से 7 दिन में पूरी पॉलिटी पढ़ लेता था, लेकिन जब पूरा रिवीजन करने आता था तो मैं लगभग 3 से 4 घंटे में पूरी पॉलिटी रिवीजन कर लेता था। तो ये रिवीजन का जो फंडा है वो खुद में हमें पता होना चाहिए कि मैं यार इस सब्जेक्ट का कितने देर में रिवीजन कर पाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम निकालना है एग्ज़ाम से पहले। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद से मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, सेल्फ स्टडी करती थी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट SSC का ही था, CHSL दी थी पापा के साथ जाके, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इंडियन नेवी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। उसके लिए मुझे SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उस समय मैं फर्स्ट स्टेज से बाहर आ गई। उसके बाद बाय लक सेकेंड चांस भी मुझे मिला, सेकेंड चांस में बेंगलोर गई थी, नहीं हुआ। थर्ड टाइम फिर मिला लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गई। फिर उसके बाद मैंने दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की, SSC, रेलवे, ये सब। रेलवे भी निकला, NTPC फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ, सेकेंड स्टेज में रुक गई। फिर उसके बाद मैंने बोली कि ये सब नहीं करना, मुझे MPPSC करना है। MPPSC की प्रिपरेशन करती रही, सर 3 बार दी हूँ, तीनों बार में फर्स्ट टाइम पे 50% रिजल्ट बना, सेकेंड टाइम पे 10 नंबर से रुका और अभी जो आया है उसमें 2 नंबर से मेरा फिर रुक गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि MPPSC छोड़ो, कोई ऐसा देखो जो मिल जाए, बस जैसे तैसे करके एक नौकरी में लग जाए, बस गवर्नमेंट जॉब। मैं अपना आपको बताऊंगी तो मेरा 2019 में मेंस क्लियर हो गया था और मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी। फिर क्या हुआ, PSC ने अपने रूल्स चेंज किए, प्रीलिम्स से मुझे बाहर कर दिया। मेंस के नंबर मुझे नहीं पता मेंस में कम थे ज़्यादा थे। मेरे साथ वाले 19 में सिलेक्टेड हुए बैठे और मैं 21 में सिलेक्टेड हूँ। तो आप सोचिए, इंटरव्यू की तैयारी करते करते मैंने कोविड में पढ़ा मेंस, जैसे सब ने हमने कोविड में पढ़ा और मेंस क्वालिफाई हुआ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर हम बाहर हो गए, फिर से 20 में हुआ तो मैं 1 मार्क्स से रह गई प्रीलिम्स के लिए। 21 में वही कहेंगे बाय लक मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। जब मेरा मेंस था तो मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए, 1 महीना बस बचा था। ऐसे बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आती रही मेंस के समय। फिर 22 का उसी समय प्रीलिम्स हुआ, वो मेरा 2 नंबर से रह गया। 23 का प्रीलिम्स मेरा 1 नंबर से रह गया और 24 का प्रीलिम्स मेरा 1 नंबर से रहा है अभी। तो ऐसा नहीं है कि जब होता नहीं है, मेरा 21 का हुआ है। शायद जिस दिन आपका दिन आएगा ना वो दिन आपका हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव रहिए। आप सोचिए, मेरा हर जगह 1-2 नंबर से बस रह रहा है। DSP के लिए सिर्फ 1 सेंटीमीटर हाइट कम है। DC मैंने डाला फर्स्ट और DSP सेकेंड डालना था, तो DSP के लिए हाइट कम रह गई। सेकेंड ऑप्शन में मैंने ED एजुकेशन डाला और DC का मेरा वेटिंग आ गया 4 नंबर से। EWS फर्स्ट वेटिंग है। तो ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अप एंड डाउन चलती रहती हैं, पर मिलता ज़रूर है। आप पॉजिटिव होके करते रहिए। आप मुझसे ही सीख ले लीजिए थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं फिर भी, तो वो होगा ज़रूर। और अगर ऐसा होता है, यदि हमें नहीं मिलता है ना, तो उसके बाद शायद हमें अच्छी चीज़ मिलनी होती है। शायद मुझे 19 में इंटरव्यू देने भी मिलता, शायद मेरा नहीं होता, मैं 3rd ग्रेड में आ जाती है। ED एजुकेशन से मैं नीचे रहती, पर मुझे शायद ये मिलना था, इसलिए।
थोड़ा भगवान पे भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए, करते रहिए, हो जाएगा। जी थैंक यू। आपने मेंस पढ़ा एक भी बार? हाँ, तो मेंस के टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि मेंस आपके बहुत अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि कैसे प्री को हमें जब प्रश्न आते हैं 4 तो उनको कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पे क्या सोच रहेगी हमारी, आपकी मेंस पे भी निर्भर करते हैं। तो आप थोड़ा समय दीजिए अपने आप को भी, और ईश्वर पे, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा रोकेंगे लेकिन आपको सफलता ज़रूर देंगे। आप जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि कोई भी फील्ड सरल है। आप समझिए, आप में मान लो पहले एसएससी की तैयारी कर रहे थे, फिर आप एमपीपीएससी में आए, आप अपना एसएससी से जब एमपीपीएससी में आए तो हर फील्ड में कंपटीशन है। यदि आप एमपीपीएससी छोड़ के अदर फील्ड में जाएंगे, वहाँ भी आपको क्या मिलना है? कंपटीशन। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हम कितने नंबर से रह रहे हैं? 2 नंबर से। जैसे सोनम ने बताया, उसने 5-6 बार प्री दे चुकी है, अभी तक केवल कितनी बार क्वालिफाई हुआ है? 1 बार। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो अपन तैयारी करते रहें और तैयारी बहुत अच्छी करें कि जिस बार भी हमको मौका मिले उस बार हम बहुत बेहतर कर पाए। ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पेपर होते हैं उसमें सभी लोग देते हैं, लेकिन कुछ पढ़ते हैं तो सही डायरेक्ट में पढ़ते हैं और कुछ लोग अच्छे से नहीं पढ़ते, मतलब पढ़ने का तरीका पता नहीं होता। तो मुझे ये पूछना है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है? जिसका सिलेक्शन नहीं होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या उससे हो नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोग बराबरी से पढ़ते हैं, सभी का इक्वली इंटेलिजेंट। और यहाँ पीएससी मुझे ये लगता है कि इंटेलिजेंस कभी मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितनी कंटिन्यूसली, कितना अच्छे से पढ़ते हैं और कितना डेडिकेटेड पढ़ते हैं। यदि आप उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है, तो तब जाके रुकता है, आपके इंटेलिजेंस से नहीं रुकता है। और किसी का 1 नंबर 2 नंबर से रुक भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान कर नहीं सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका 1-2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट्स में नहीं निकलता है, लेकिन कई जब निकलता है तो वो सीधे रैंक से निकलता है, 1st 2nd 3rd रैंक से निकलता है। तो और इसके अलावा तो ये तो दूसरी चीज़ हो गई कि आपको ये नहीं सोचना है कि इंटेलिजेंस नहीं है या कुछ नहीं है। और पढ़ने का सही तरीका हमें भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप ना सिलेबस उठाओ। मेन जो है, आप सिलेबस के आपको एक एक वर्ड जो है वो रट जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने उठा के रट लिया, आपको वो चीज़ें ना इतना पढ़ लेना चाहिए कि हाँ, आपको समझ में आना चाहिए कि इसके बाद मुझे ये पढ़ना है, इसके बाद मुझे ये पढ़ना है, कहाँ पे कौन से पार्ट में कौन सा मैटर था, मतलब कौन सा टॉपिक था, कौन से टॉपिक के अंदर जो है कौन सा सब टॉपिक है, ये आपको एक टू द पॉइंट जो है एकदम याद हो जाना चाहिए। और उसकी चीज़ें भी, यदि आपके पास आ रहा है कि हाँ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी, तो फिजिकल ज्योग्राफी के आपके सारे कंपोनेंट्स आपको याद हो जाने चाहिए, माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कंप्लीट करना है। दूसरा चीज़ होती है प्रीवियस ईयर के पेपर। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं सॉल्व किए हैं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा ना कि हमारा पैटर्न क्या बन रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम उसी ट्रेंड को फॉलो करें, बाकी जो है चेंजेस जो होते रहते हैं उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस के आधार पर अपना पूरा सिलेबस जो है वो अपने आप को प्लान कर लो कि अगले 5-6 महीने में हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। 1 महीने में हमें कितने सब्जेक्ट्स कवर कर लेने हैं, दूसरे महीने में कितने सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेने। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अभी हमारी तैयारी नहीं हुई तो हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने पहला जो टेस्ट दिया था उसमें मेरे 39 या 40 मार्क्स आए थे 100 में से प्री में। तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन उसके बाद से मैंने कभी कोई टेस्ट छोड़ा नहीं है। जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ हम हमेशा प्री देते रहे और हमेशा मेंस देते रहे। कुछ लिखना नहीं आता था, सब कुछ पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जितना मतलब नोट्स बनाते थे ना पूरा पूरा छाप के आ जाते। तो उस टाइम पे तो जब हम लोग करते तो स्पेसिंग का भी नहीं होता था मैटर, तो 2-2 पेज एक क्वेश्चन में 2-2 पेज का लिख के आ रहे हैं, ऐसा स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में जो है वो चीज़ें अपने आप प्रॉपर होती जाती हैं। तो डोंट वेट फॉर कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग यही है, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सिलेबस आपका पूरा कंठस्थ होना चाहिए और आपका नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। और जो आप ये कंटिन्यू प्रैक्टिस जो है टेस्ट सीरीज वो आप कंटिन्यू लगाइए फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो वही आपका फिर आपको मैटर करेगा। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि स्टिक टू द वन मटेरियल सबसे बड़ा डायरेक्शन है। सिलेबस है और वन मटेरियल का मतलब ये नहीं होता कि फिर आपने किसी एक ही कोचिंग के नोट्स कर लेने हैं। वन मटेरियल का मतलब होता है कि एक टॉपिक का एक मटेरियल होना चाहिए। फिर अगर आपके पास 10 टॉपिक है तो आपके पास 10 अलग अलग कोचिंग के मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन उस
टॉपिक के लिए सिर्फ एक ही कोचिंग का मटेरियल या एक ही जगह का आप मटेरियल प्रेफर करो, तभी आपका बेस बनेगा। उसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए आप कहीं और जाओ, लेकिन बेस बनाना है तो सिर्फ एक मटेरियल देखो, तभी चीज़ें बनेंगी और तभी आपका डायरेक्शन आएगा। दैट इज़ द मेन थिंग। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या राम एकेडमी के नोट्स से अच्छी तैयारी कर सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर मैं देता हूँ। नहीं सर, दीदी लोग अच्छा, उन लोग से भी मैं दिलाता हूँ। अभी जैसा अभी श्रद्धा ने बोला कि हमें एक चीज़ पे फिक्स नहीं होना, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे अभी आपकी एज भी 18 ईयर है, तो लेकिन पहले क्या करना है हमको, एक जैसे जो राम एकेडमी में पढ़ाया जा रहा है, हमें उससे हमारे प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, पहले तो अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं। क्या होगा, जब आपका मेंस होगा तो आपको 6 दिन लगातार लिखना है। पहले दिन पेपर लिख के आओगे GS1, नेक्स्ट डे आपको GS2 लिखना है और इतना सारा रिवीजन करना है, तो हमको नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो जो क्लास में जो टीचर आपको नोट्स बना रहे हैं उनको हम बहुत प्रॉपर बनाएं, और जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसके बाद 3 से 4 पेज ब्लैंक छोड़ें। 3 से 5 ब्लैंक क्यों छोड़ें कि इसके बाद जब आपको किसी अदर कोचिंग के नोट्स मिल रहे हैं, कोई बुक मिल रही है, उन चीज़ों को हम उसमें एड ऑन कर पाएँ। नोट्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अब हमारे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। इफ़ यू गूगल ऑन द इंटरनेट की हड़प्पा सभ्यता, यू माइट गेट 1000 ऑफ नोट्स। यदि आप इस चीज़ में लगे हो कि कौन सा नोट्स अच्छा है, कौन सा नोट्स बुरा है, तो आप कभी पार नहीं पा पाओगे। क्योंकि देखिए, इम्प्रूवमेंट हमेशा रहेगा। आज आप राम एकेडमी के नोट्स उठाओगे, कल राम एकेडमी के नोट्स उठाओगे, आपको 20% का डिफरेंस मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने जो नोट्स में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इस किताब में मेरे पास 5 लाइन लिखी हैं। डू आई नो दोज 5 लाइन्स? आप मुझे एक चीज़ ईमानदारी से, इतने लोग बैठे हैं, मुझे हाथ खड़े करके बता दीजिए कौन व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको अपनी क्लास के किसी बुक के सिर्फ 5 पन्ने याद हैं? जस्ट रेज योर हैंड, लेट्स डू दी सर्वे। जस्ट रेज योर हैंड। किस व्यक्ति को अपनी ही बुक के 5 पन्ने रेगुलर 1 2 3 4 क्रम अनुसार 5 पन्ने याद हैं? जस्ट रेज योर हैंड। जो व्यक्ति ये बोल सकता हो कि हाँ सर मुझे कॉन्फिडेंटली 5 पन्ने याद हैं। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले वो पढ़िए जो आपके पास है, तब तो आप उस पर एड ऑन करेंगे। समझ रहे हो ना? पहले आप नींव तो डालिए, बाकी ये लोग आंसर कर सकते हैं। या मैंने नहीं बोल रहा कि राम एकेडमी, बस किसी भी संस्थान के कोई से भी नोट्स ले लीजिए। यदि आप उसको पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगी किसमें, और आपको अपने हिसाब से क्या ऐड करना है। करंट से ऐड करना है, कोई रेफरेंस बुक से ऐड करना है, तो पहले कम से कम इसको पढ़िए और समय दीजिए। आपको बहुत समय है, बहुत जल्दबाजी नहीं करिए। जल्दबाजी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, आप लोग समझिए। ये हमें सबसे पहले तो आवश्यकता है कि उस पर विश्वास करना होगा कि हम मैंने ये नोट्स उठाया है तो ये काम आएंगे। क्योंकि शुरू दिन से ही अगर हम असमंजस में रहेंगे कि यार ये नोट्स काम आएंगे या नहीं, सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि यार ये नोट्स अच्छे हैं। किसी भी हम कोचिंग संस्थान के नोट पढ़ते हैं या स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, पहले विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब हमने पढ़ लिया है किसी भी कोचिंग के नोट्स को, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लगाएं या मॉक टेस्ट लगाएं प्रीलिम्स या मेंस के। उसके बाद फिर देखें कि हमने जो भी नोट्स उठाया है, जो भी पढ़ा है, उससे कितना इसमें फंस रहा है। फिर अगर हमको लगता है कि यार कुछ भी नहीं आ रहा है टेस्ट सीरीज में, तो हमने जो नोट्स से पढ़ा है कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर आप उसमें ऐड ऑन करने के लिए दूसरे नोट्स कोचिंग के संस्थान के उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लास्ट थिंग मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगी कि जो ट्रस्ट की बात चल रही है, मुझे ऐसा लगता है किसी भी संस्थान या किसी भी नोट्स पे हमारा ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि हम डॉक्टर पे विश्वास ही नहीं करेंगे तो हमें दवाइयाँ लगेंगी कैसे उसकी। सेम संस्थान या टीचर्स है। मुझे याद है जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरा बैकग्राउंड बीटेक था, मतलब मैं GS में 0 थी, लेकिन जो भी मेरा टीचर था करंट उनने नोट्स लिखवाए, उनको मैंने सब कुछ मान लिया। एटलीस्ट मेरा ये था कि पहले मुझे वो बनना चाहिए, फिर मैं दूसरे सोर्स पर जाऊं। जिस दिन मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि वो नोट्स मुझे 100% बन रहे हैं, अब मतलब मुझे जब मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ तो बैक में मेरे को वो पेजेस दिख रहे हैं कि जो मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया वैल्यू एडिशन का काम। नोट्स नहीं चेंज किए कभी भी। आज भी मैं मेंस देती हूँ तो मैं उन्हीं नोट्स को पढ़ के देती हूँ। दृष्टि के नोट्स अच्छे हैं, बट वो आपके नोट्स से अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपको लर्न है। जो चीज़ें आपको लर्न है उनसे अच्छी नहीं हो सकती हैं।
आपको यदि इनका कुछ अच्छा पॉइंट लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करिए। आपको लग रहा है कंक्लूजन अच्छा है, आपको लग रहा है कुछ, क्योंकि अभी जो आप 24 में बना रहे हैं, हो सकता है आप 26 में मेंस लिखें, तो आपका डेटा भी चेंज होगा। लाइक इकोनॉमिक्स का डेटा चेंज होता है सब चीज़ों का, तो आप एक नोट्स पे स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते हैं, बट आप उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको परफेक्ट बना सकते हैं। बट अभी जिस सिचुएशन में आप 18 ईयर्स में, तो मुझे ऐसा लगता है जो क्लास नोट्स लिखवाए जा रहे हैं उससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि पढ़ना क्या है। तो विश्वास करो जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और जो लिखा रहा है, विश्वास करना है हमें, दैट्स इट। मैम जैसे एनसीईआरटी सब कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी तो पढ़ना है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, स्टार्टिंग कहाँ से करें एनसीईआरटी की? आपको रीड करना है, आपको रटना नहीं है एनसीईआरटीज़, ठीक है? आपको समझना है, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आपको उसके कॉन्सेप्ट पढ़कर क्लियर करना है। आपको वीडियोस भी मिलेंगे यूट्यूब में, आप डालेंगे ना एनसीईआरटीज़ वीडियो, बहुत मिल जाएंगे। तो आपको पहली चीज़ है एनसीईआरटी, क्योंकि जब अपन लेकर आते हैं ना एनसीईआरटी घर, तो टेंशन हो जाती है कि 6 to 12 हमने बचपन में तो ढंग से पढ़ा नहीं है, अब इकट्ठा कैसे पढ़ लें। तो हमेशा एनसीईआरटी एक एक परचेज करें। ऐसा नहीं है कि हम जाके हिस्ट्री की भी ले आए, ज्योग्राफी की भी ले आए, पॉलिटी की भी ले आए, सब इकट्ठा ले आए। तो मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटीज़ जो है, आप यदि आपने ज्योग्राफी स्टार्ट की है तो 6-7 की लेकर आए, 2 एनसीईआरटीज़ बस लेकर आए। जब हमने उसको अच्छे से 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, डेली 1 घंटा पढ़ो, जब 5-6 बार उसकी रीडिंग हो गई, तब हम नेक्स्ट पे जंप किया। मैंने हिस्ट्री के लिए 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर की थी। अभी किसी का क्वेश्चन था कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें, तो जो एक क्रमबद्ध ज्ञान है हिस्ट्री का, वो आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। लेकिन आपको यही करना है हिस्ट्री में भी, आप पहले एंशियंट लेके आए, यदि आप एंशियंट पढ़ना चाहते हैं या मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न लेके आए। जब तक आपकी वो एनसीईआरटी खत्म ना हो जाए, तब तक अगली किताब ना लाएं। मैंने देखा है लोग बस किताबें नोट्स जोड़ते रहते हैं, और पढ़ने के नाम पे क्या पढ़ा उसका 50% भी नहीं। यदि मैं कोई किताब लाती थी ना, तो मुझे टेंशन हो जाती थी अंदर से, ब्लड प्रेशर हाई की, मैंने नहीं पढ़ी ये, अभी तक ये नहीं पढ़ी। उस चीज़ का प्रेशर आप पे एनसीईआरटी को भी लेके बना रहना चाहिए कि आपने यदि मॉडर्न की एनसीईआरटी लेकर आए हैं तो आपने नहीं पढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी 6 to 11 ज्योग्राफी के लिए अच्छी है, और हिस्ट्री के लिए 11-12 की ओल्ड एनसीईआरटीज़ अच्छी हैं, और पॉलिटी के लिए आप एमपी बोर्ड या एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं 6 to 11। दैट्स इट। जब आप रेस्टोरेंट जाते हो, व्हाट यू डू? भाई आप जाते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो, रेस्टोरेंट वाला आपको पका पकाया खाना देता है। When you are coming to coaching, what we do, हम आपको वो पका पकाया खाना दे रहे हैं। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो हम एनसीईआरटी में पढ़ा है, हम उसी का जेस्ट दे रहे हैं। आई एम नॉट राइटिंग, भाई मैं हड़प्पा सभ्यता को खुद से नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट द राइटर, आई एम जस्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रीडिंग फ्रॉम सम बुक्स, उसको जो मुझे बेस्ट लग रहा है मैं वो आपको दे रहा हूँ। अगेन इट कम्स टू, मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आप इनिशियली हैं, देखो हर चीज़ पढ़ना वैलिड है, इफ़ आपको गिवन नोट्स याद हैं तो। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स ही पूछ रहा हूँ जो मुझे बहुत डाउटफुल है, लाइक व्हेन आई स्टार्ट द प्रिपरेशन, राइट, व्हाट आई डू, प्री पढ़ूँ कि मेंस पढ़ूँ, ठीक है ना? एंड इट इज़ सीरियसली लाइक क्वेश्चन जो मुझसे हर बच्चा पूछता है, एंड आई गेस हर बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर प्री पढ़ लूँ कि मेंस पढ़ लूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड मेंस? दूसरा, मैं क्या पढ़ूँ, प्री पढ़ूँ कि मेंस पढ़ूँ? नाउ क्वेश्चन टू यू। सबसे पहले तो प्री पढ़ के हम मेंस बस तो निकाल नहीं पाएंगे, तो हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए कंबाइंड होनी चाहिए, प्री और मेंस। जैसे कि अभी 2025 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पर्याप्त समय है, आप अपने मेंस के नोट प्रिपेयर करते जाइए। टाइम मिल रहा है तो आप लूसेंट के फैक्ट पढ़ते जाइए और प्रीवियस ईयर देखते जाइए कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे प्रीलिम्स में फंस रहा है कि नहीं फंस रहा, क्योंकि हम अलग अलग तैयारी तो दोनों की नहीं कर सकते। और जैसे ही हमारा प्रीलिम्स पास आता है तो हम 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज़ लगाने लगे, या फिर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने लगे, ऑब्जेक्टिव बुक ले आए जैसे घटना चक्र और जो भी मिलती है। तो प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, नहीं तो उसके पहले तो मर्ज प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि
प्रीलिम्स के बाद मुश्किल से हमें 90 दिन मिलता है या फिर 75 दिन, पीएससी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है फिर। तो हम 75 दिन या 90 दिन में मेंस का इतना बड़ा सिलेबस कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरे हिसाब से तो साथ में दोनों की तैयारी करना ही बेटर है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं पीएससी की तैयारी तो मुझे लगता है कि हम मेंस से स्टार्ट करें, और जब भी हम मेंस पढ़ते हैं तो ये देखते जाएं कि हमारा कितना मेंस के साथ प्रीलिम्स ऐड है। तो जब भी हम मेंस पढ़ते हैं तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस उसे भी ध्यान में रखते हुए पढ़ें, और साथ साथ मेंस के साथ एमसीक्यू भी लगाते जाएं, ताकि हमारा प्रीलिम्स भी तैयार होते जाए। और बस ये है कि मेंस तैयार करें, मेंस के अपने नोट्स बनाएं, और एक ही नोट्स पे हमेशा स्टिक रहें लास्ट तक। बस उसमें हमें ऐड ऑन करना है, पेज जोड़ते जाना है। जो भी हमें लगता है कि यार मेरे नोट्स कुछ कम हैं तो हमें उसमें ऐड करना है। और एनसीईआरटी की बात है तो मुझे लगता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे वो कंप्लीट नोट्स नहीं कह सकते हम एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, यार हिस्ट्री में क्या घटित हुआ है जो हम स्कूल में पढ़ें, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि हमें एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन हमारे जो फाइनल नोट्स होने चाहिए वे अपने खुद के होने चाहिए। भले हम कोचिंग के भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार कभी कभी कोचिंग के भी कुछ बहुत वास्ट नोट्स हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नोट्स हो जाते हैं, तो हमें भी उनको पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ के हमें अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए। और प्रीलिम्स और मेंस कुछ अलग नहीं है, हमें मेंस ही तैयार करना चाहिए। मेंस पढ़ने से हमारा प्रीलिम्स खुद ब खुद तैयार होता है। अल्टीमेटली हमारा गोल है एग्जाम क्लियर करना। क्या मतलब है, ये वाला प्री 2024 का क्लियर हुआ लेकिन हमने मेंस नहीं पढ़ा, हमारा मेंस नहीं निकला। फिर 2025 के लिए हमने फिर से प्री पढ़ा, इस बार हमने सोचा कि मेंस पढ़ना है तो हम पहले से मेंस पढ़ रहे हैं, अब हमने मेंस लिखा। तो क्यों ना हम जब स्टार्ट करते हैं तभी हम इस चीज़ को बैलेंस्ड अप्रोच रखें कि दोनों चीज़ें करना। अब जैसा कि सर ने पूछा लिखना कितना इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एमपीपीएससी है वो 70% राइटिंग पे डिपेंड करती है, आपके लिखने पे। क्योंकि एमसीक्यूज तो यदि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लिया तो नेक्स्ट परीक्षा आपकी मेंस है और उसके बाद इंटरव्यू है, और आपको ये पता होगा मेंस और इंटरव्यू के कंबाइन मार्क्स ही आपका रिजल्ट और रैंकिंग डिसाइड करते हैं। तो लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको डेली लगभग शुरू से ही लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और तभी मेंस क्लियर हो पाएगा। बिना लिखे सिर्फ रट कर मेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमको समझ आया कि प्री भी पढ़ना है लेकिन इम्पोर्टेंटली मेंस भी पढ़ना है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे सारे एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एंड इवन समटाइम्स आई फील, आज हम बातें कर रहे हैं भले क्योंकि हम वो बातें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम स्टेज के उस साइड हैं, हम स्टेज के इस साइड नहीं हैं। व्हेन वी आर इन दिस लाइन, लाइक द लाइन विच आई एम स्टैंडिंग, मैं पढ़ता तो हूँ और मुझे ये भी भरोसा है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन 90% मेरे दिमाग में आता है कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, ठीक है ना। एंड इट गिव्स मी डीमोटिवेशन, इट गिव्स मी फ्रस्ट्रेशन। तो ऐसे कंडीशन से आप लोगों ने कैसे टैकल किया? शायद आपके जीवन में भी आया होगा जब आपको लग रहा है कि यार होना जाना तो कुछ है नहीं, पढ़े जा रहे हैं, राइट? व्हाट यू हैव थॉट एट दैट पॉइंट कि क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जब हमने विचार किया था पीएससी की तैयारी को लेकर कि यार मुझे पीएससी करना है, तो पीएससी करना है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम क्यों पीएससी कर रहे हैं, वाई का जो आंसर मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम पीएससी क्यों करना चाहते हैं, हम पीएससी के अलावा क्यों अदर फील्ड में नहीं गए। तो अगर हमारे पास ये आंसर है कि वाई का, यार हम क्यों जा रहे हैं पीएससी पे, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जब भी हमें मोटिवेशन डिमोटिवेशन आए तो हमें उस चीज़ का जो वाई का आंसर हमारे पास माइंड में हमेशा होना चाहिए। और जहाँ तक सक्सेस और सिलेक्शन की बात है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये विश्वास रखना होगा खुद में कि यार सिलेक्शन होता है पीएससी में। जो हमारा बैच है 19 का बैच है, उसकी ज्वाइनिंग मिली है 24 में। तो फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल होता है ना, जो एक चरम होता है, हम उससे मुझे लगता है कि हमारा बैच सबसे ज़्यादा गुजरा है। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है आपको पता होता है कि हमें आगे तैयारी करनी है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो के अटक जाता है, जैसे मैडम का हम अटक जाते हैं, उस समय जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल होता है वो आप मेरे ख्याल से क्या बता नहीं सकती मैं। तो बात ये है, जब हमको फ्रस्ट्रेशन हो, कमरे में जाओ, बाथरूम में जाओ, नल चालू करो, रो लो, आओ रफ कॉपी है पेज फाड़ दो, सब कर लो, सब कर लो। ये सब करने के बाद आंसू पोंछो, सिलेबस निकालो,
और कहो आज तो मैं ये वाला टॉपिक करके ही सोऊंगी, ऐसे कैसे नहीं होगा। 15 मिनट मैंने खराब करे, मैं आज आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगी। क्यों? मैंने अपने 15 मिनट रोने को दिए हैं, मतलब मैंने इतना रोया है किसी चीज के लिए, तो ऐसे तो नहीं जाने दूंगी ना, सीधी सी बात है। तो आज मैं आधे घंटे पढ़ूंगी उस चीज को। और इसके साथ मतलब मेरी एक लाइन है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, और दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर धार क्या मझधार क्या। कितनी चुनौतियां आए, करना है मतलब करना है, मैं हूं तो मैं करके रहूंगी। अगर मैंने सोचा है निकलेगा तो मैं रोऊंगी, गाऊंगी, डांस करूंगी, बाहर चली जाऊंगी, लेकिन आऊंगी और फिर से पढ़ने बैठूंगी। तो ये होता है, ये करोगे निकलेगा आपका। बस ऑलमोस्ट समय हो गया है, एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है ना, जो मैं बच्चों से सुन के, ये मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मैं बच्चों से सुन रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। नॉर्मली जो मैं क्वेश्चन, इनफैक्ट जो मैं फील करता हूँ, लाइक एज अ टीचर जो मैं फील करता हूँ, देयर इज अ लैक समवेयर। वो लैक कहाँ पे है कि बच्चे से हमने कोई बात समझाई, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा ना वो सलाह पे अमल नहीं कर रहा, वो बस सुन रहा है। मैं शायद सही कह रहा हूँ कि हम 10 बार चीजें बोल दी कि यार ये करना है, बट वो कर नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं कर पा रहा है? उसके पीछे भी रीजन ये है कि उसको बाहरी फोर्सेस लगे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि वो सलाह जैसे ही मैंने सलाह दी, लेकिन उसे बाहर दोस्त ने अलग सलाह दे दी। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सलाह लूं किसकी, सर की या बगल वाले के, बाहर के दोस्त की, या किसी और ऐसे फ्रेंड की? मतलब सलाह लेते समय क्या पैरामीटर मेरे दिमाग में आने चाहिए जिससे मैं राइट सजेशन ले पाऊँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है। जो टीचर होता है ना, वो सारे बच्चों को एनालाइज करता है और आपको एक इतनी अच्छी सलाह देता है कि जो सबका एकदम कंक्लूजन होता है सबके थॉट का। मैं अपना एग्जांपल बताऊंगी कि राम सर मेरा मॉक ले रहे थे और एक इंसिडेंट हुआ था कि उनका शायद कॉल आ रहा था और वो बार बार अंदर बाहर हो रहे थे मॉक इंटरव्यू के समय। तो फिर उन्होंने आके, मैं खड़ी नहीं हुई, सर खड़े हो रहे थे जब, तो सर ने मुझे ये रिव्यू दिया कि अगर बोर्ड मेंबर कोई खड़ा होता है तो आपको भी खड़े होना है ड्यू टू रिस्पेक्ट। तो वहाँ पर मेरे साथ सेम इंसिडेंट हुआ जो सेकंड बोर्ड मेंबर थे, जब फोर्थ बोर्ड मेंबर मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे तो सेकंड बोर्ड मेंबर खड़े हो गए। तो जो सर की बात मुझे तुरंत याद आई और उनको देख के मैं तुरंत ही खड़े हो गई। तो इससे ये था कि जो सर ने मुझे वहाँ पर बताया था मॉक इंटरव्यू के समय, मुझे फाइनल इंटरव्यू में वो काम आया और शायद उसी का रिजल्ट था कि इंटरव्यू में मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले। तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि जिसके पास आप जाते हो, राम सर हो, कोई भी टीचर हो, उन पे सबसे पहले भरोसा रखिए और ये भरोसा रखिए कि वो हमारे अच्छे के लिए ही हैं और अच्छा ही सोच के हमें कुछ सलाह दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। और यदि आप सबकी सलाह लेंगे तो मेरे ख्याल से किसी एक की भी सलाह पे आप अमल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप एक व्यक्ति की सलाह लीजिए, उसमें अपना ऐड ऑन करिए और उससे आपको फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। देखो, हमें भी समझ में आता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। यदि सामने वाला व्यक्ति जो है पॉजिटिव है, वो हमारे हित में सोच रहा है, तो उसकी बात को सुनो। और ज़रूरी नहीं कि जो सामने वाले ने कहा है वो हमारे पर्सपेक्टिव में सही हो। हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है और हर कोई स्ट्रैटेजी अपने अपने हिसाब से बनाता है। तो एक हमने कहावत हमेशा से सुनी है, सुनो सबकी बट करो अपने मन की। बट मन की खुद को थोड़ा सा एनालाइज करके करना है। ये सबसे पहले देख लो कि हमें किस व्यक्ति से सलाह लेना है, किससे नहीं लेना है। फिर वो जो बता रहे हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा ये खुद को पहले उस चीज़ों को एनालाइज कर लो, फिर आप उसको फॉलो करो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्योंकि सेशन ऑलरेडी 2 बजने वाले हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाइल प्रिपरेशन, राइट, हम कह तो देते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, लेकिन होता तो है नहीं, ठीक है ना। रियलिटी में हम सोशल मीडिया से दूर हैं नहीं। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या दूर रहो सही है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, यदि दूर नहीं हो तो कितने पास हो, ठीक है ना। सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है? सोशल मीडिया मुझे एक ऐसा मीडियम लगता था, एक ऐसा मीन्स था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें मैं अगर टेंशनाइज्ड होती थी तो उसको मैं क्या करती थी, एक एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करती थी। मेरा एक तरीका था।
पहला तो ये कि सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम जैसे अगर हम चला रहे हैं तो मैंने दैनिक भास्कर फॉलो करके रखा है ना, मैंने न्यूज़ चैनल फॉलो करके रखे हैं, तो जब भी मैं खोलती थी मुझे न्यूज़ आती थी। मैंने न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ा तो भी मुझे हॉट टॉपिक पता लग जाते थे। मेरा मतलब कहना चाहिए इंटरटेनमेंट भी हो गया, मैंने फ़ोन भी उठा लिया और मैंने इंस्टाग्राम भी चला लिया, मुझे 2-4 न्यूज़ भी पता लग गई। दूसरा, मेरा एक कहना चाहिए एक डिफाइन करके रखती थी, अगर मैंने 1 घंटे का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो मैं 10 मिनट अपना इंस्टा चला सकती हूँ। ये भी तो सही है, आप अपने इंस्टा में एक टाइमर सेट कर लो, 10 मिनट के बाद वो खुलेगा नहीं। तो मेरे जैसे लोग हैं जो नहीं रह सकते हैं दूर, वो ऐसा करें। सोशल मीडिया तब तक अच्छा है या तब तक बुरा नहीं है या तब तक बुरा है जब तक आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपको यूज कर रहा है तब तो बुरा है, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपको पता है, इतने आप इतने मैच्योर हैं कि आप कितनी देर तक यूज करना चाहते हैं, कितना यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं फेसबुक, मैं ऐप नहीं चलाती, मैं क्रोम से ओपन करती हूँ। मन किया, हमने क्रोम खोला, वो आराम से खुल रहा है, 5 मिनट ले रहा है, उसके बाद मैं कहती हूँ यार इतना धीरे चल रहा, बंद करके रख दो। तो क्या हुआ, मेरा मन किया, मैंने उठाया, लेकिन इतना धीरे चल रहा है, मैंने रख दिया। फिर मैं कहती हूँ यार इससे अच्छा तो पढ़ाई कर लेते हैं। तो एक तरीका होता है कि हम खुद पे पाबंदी कैसे लगा सकते हैं चीजें यूज करते हुए, वो एक मैच्योरिटी होती है, वो हमको अपने अंदर लानी पड़ेगी। यह बात तो सही है, मायूस मत होना ज़िंदगी से, मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम साहब बन सकता है।